नमस्कार, आप देख रहे की मीडिया। और आज मैं आपके साथ जिनके किस्से शेयर करने वाला हूँ उन्हें किस्सा नहीं, अगर किसी इंसान के दिमागी तौर पर टूटने की कहानी कहें तो ज़्यादा बेहतर होगी। सब कुछ पाने के बाद भी ना पाने का जो गम होता है उसका एहसास थे गुरुदत्त साहब। गुरुदत्त के मौत की चर्चा तो सभी करते हैं, लेकिन उनकी मौत की कहानी उनकी ज़िंदगी ही बयां करती है। क्या आपको पता है गुरुदत्त साहब पहले भी लगभग 4 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके थे, लेकिन इन सब के लिए हमें इनकी कहानी इनके बचपन से सीक्वेंस वाइज समझनी पड़ेगी। हो सकता है आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन यकीन मानिए आप इस कहानी से उनके मेंटल ट्रॉमा को बखूबी समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हिंदी फिल्म जगत में कुछ नायाब कलाकार ऐसे हुए हैं जिन्हें सिनेमा का आधार माना जाता है। इसमें दिग्गज कलाकार गुरुदत्त का नाम शामिल है, जिन्हें सिनेमा मेकिंग स्कूल की तरह देखा जाता है। गुरुदत्त ने जैसी फिल्में बनाई और की, उससे आज तक कलाकार कोई ना कोई सीख लेते रहते हैं। सिनेमा की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गुरुदत्त एक लेखक, निर्देशक, अभिनेता और फिल्म निर्माता भी थे। उन्होंने कागज के फूल, प्यासा, मिस्टर एंड मिसेज 55, बाज, जाल, साहिब बीबी और गुलाम जैसी कई शानदार फिल्में दी थी। लेकिन क्या आपको पता है, जहां एक तरफ गुरुदत्त अपने प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, वहीं उनके पर्सनल लाइफ में कई उठापटक चल रही थी और उसकी शुरुआत उनके बचपन से होती है। किस्सा नंबर 1। गुरुदत्त का जन्म 9 जुलाई 1925 को बेंगलोर में हुआ था, लेकिन उनका असली घर कर्नाटक के कारवार में था। फिर उनका परिवार भवानीपुर, पश्चिम बंगाल चले गए। इनके पिता शिव शंकर राव पदुकोण स्वभाव से एक कवि थे, लेकिन उन्हें कोई पहचान नहीं मिल पाई। वह बहुत समय तक यायावर की तरह इधर उधर घूमते रहे। फिर घर और बच्चों की जिम्मेदारी के कारण खुद से हार कर पहले एक स्कूल के हेडमास्टर और फिर बाद में एक कंपनी में 30 सालों तक क्लर्क की नौकरी करते रह गए। उनकी माँ वसंती पदुकोण पहले एक साधारण गृहिणी थी, जो बाद में एक स्कूल में अध्यापिका बन गई। उनकी माँ घर पर ट्यूशन पढ़ाती थी और लघु कथाएं लिखा करती थी। साथ ही वह बंगाली उपन्यासों का कन्नड़ भाषा में अनुवाद भी करती थी। इन्होंने अपने बेटे के ऊपर मैसन गुरुदत्त नामक भी एक किताब लिखी है, जो पहले कन्नड़ और बाद में इंग्लिश में प्रकाशित हुई। किस्सा नंबर 2। गुरुदत्त का बचपन कोलकाता के भवानीपुर में गुजरा। यहाँ की बौद्धिक और सांस्कृतिक कला का प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा। उन पर बंगाली संस्कृति की इतनी गहरी छाप पड़ी कि उन्होंने बचपन का नाम वसंत कुमार शिवशंकर पदुकोण से बदलकर गुरुदत्त रख लिया। किस्सा नंबर 3। उनकी माँ के अनुसार बचपन से गुरुदत्त बहुत नटखट और जिद्दी था। प्रश्न पूछना उसका स्वभाव था। कभी कभी उसके प्रश्नों का उत्तर देते हुए वो पागल हो जाती थी। किसी की बात नहीं मानता था। अपने दिल में अगर ठीक लगा तो वो ही मानता था। गुस्से वाला बहुत था, मन में आया तो करेगा ही। गुरुदत्त के बचपन में ही एक ज्योतिष ने कहा था कि एक दिन तुम वर्ल्ड फेमस बनोगे। उनकी माँ के अनुसार गुरुदत्त का स्वभाव उनके पिता पर गया था और कहीं ना कहीं पिता की बेचैनी भी गुरुदत्त में समाहित थी। उनके एक भाई का देहांत बहुत कम उम्र में हो गया था, जिसका गहरा असर गुरुदत्त पर पड़ा। किस्सा नंबर 4। 1944 में गुरुदत्त मुंबई आ गए। उनके चाचा ने उन्हें पुणे में प्रभात फिल्म कंपनी के पास 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने के लिए भेज दिया। यहीं पर फिल्म निर्माता वी शांताराम के स्टूडियो कला मंदिर पर उनकी मुलाकात एक्टर रहमान और देवानंद से हुई, जिनसे आगे अच्छी दोस्ती हो गई। हुआ ये कि देवानंद और गुरुदत्त का धोबी एक ही था, जहां दोनों के कपड़े धुलते थे। एक बार गलती से धोबी कुर्ता अदला बदली कर दिया और फिर
गुरुदत्त देव साहब का कुर्ता और देव साहब गुरुदत्त का कुर्ता पहनकर एक स्टूडियो जो कि कला मंदिर ही था वहां पहुंच गए। दत्त साहब ने जैसे ही देव साहब को वह कुर्ता पहने हुए देखा, उन्होंने झट से पूछ लिया, आपने यह कुर्ता कहाँ से लिया है? और जब देव साहब कुर्ते को देखे जो गुरुदत्त साहब ने पहना था, तब दोनों को ये हेरा फेरी समझते देर न लगी और फिर दोनों ठहाका मारकर हंसने लगे। कुछ दिनों में ही दोनों की इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि देव साहब ने कहा, अगर मैं कभी अपनी पहली फिल्म बनाऊंगा तो तुम्हें ही डायरेक्टर बनना होगा। और जब उन्होंने नौकेतन फिल्म के तहत बाजी बनाई तो डायरेक्टर हुए गुरुदत्त। किस्सा नंबर 5। 1951 में देवानंद की फिल्म बाजी से उन्होंने फिल्म डायरेक्शन में कदम रखा। फिल्म बाजी के एक गाने की रिकॉर्डिंग बम्बई के महालक्ष्मी स्टूडियो में हो रही थी। गाना था तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले। इस गाने को गाने आई थी 20 से 21 साल की खूबसूरत लड़की गीता। वो उस वक्त की इतनी ऊंचाई पर बैठी थी कि गुरुदत्त जैसों का दायरा ही ना था। गीता स्टार सिंगर थी। तब तक कई भाषाओं में 400 से 500 या यूं कहें उससे भी ज़्यादा गाने गा चुकी थी। भव्य लिमोजिन में घूमती थी। गुरुदत्त का बड़ा परिवार था, घर छोटा था, एक टेबल एक कुर्सी थी जिस पर गुरुदत्त अपनी क्रिएटिविटी को पंख दिया करते थे। वहीं गीता का पूरा नाम ही गीता घोष रॉय चौधरी था। जितना लंबा नाम उतना ही समृद्ध जमींदार परिवार। लेकिन फिर भी दोनों में प्यार हो गया, वो भी जोरदार हो गया। किस्सा नंबर 6। जब गुरुदत्त और गीता दत्त की शादी नहीं हुई थी और अफेयर चल रहा था, गीता थोड़ी सी तकरार के बाद गायब हो गई थी। वो एक फ्रेंड के यहाँ नासिक चली गई और पीछे सब लोग चिंता करते रह गए। उस वक्त गुरुदत्त 2 बार सुसाइड करने की कोशिश कर चुके थे। दूसरी बार उन्हें नानावती हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और 3 दिन के लिए कोमा में चले गए। एक दोपहर उन्हें होश आया तो जो पहला शब्द उनके मुंह से निकला वो था गीता। किस्सा नंबर 7। गीता की ननद ललिता लाजमी थी, गुरुदत्त की छोटी बहन जो भारत की जानी मानी आर्टिस्ट हैं। रुदाली जैसी फिल्मों की डायरेक्टर कल्पना लाजमी की माँ। ललिता का कहना है कि गीता की खूबसूरती चकित कर देने वाली थी। वो अजंता की गुफाओं में बनी पेंटिंग जैसी थी, डार्क और ब्यूटीफुल। 3 साल प्रेम के बाद दोनों का विवाह 1953 में बंगाली रस्मों से हुआ। इसके बाद खार इलाके में एक किराए के फ्लैट में गीता गुरुदत्त रहने लगे। फिर दोनों के 3 बच्चे हुए। किस्सा नंबर 8। ये वो दौर था जब गुरुदत्त अपनी सक्सेस की सीढ़ियों पर अच्छी चढ़ाई चढ़ने लगे थे। लेकिन फिर आया उनकी ज़िंदगी में कलह का दौर, और शायद ये दौर उन्हें अपने बचपन के गमों को फिर से जहन में जगा दिया। गुरुदत्त गीता दत्त को सिर्फ अपने ही फिल्मों में गाने को कहने लगे, घर पर ध्यान देने को कहने लगे। दोनों में ईगो क्लैश भी होने लगा। साथ ही गीता शायद किसी बात से आहत थी। गीता एक्ट्रेस बनना चाहती थी। उसके लिए गुरुदत्त ने 1956-57 में कलकत्ता में गौरी नाम की फिल्म बनानी शुरू की, लेकिन गुरुदत्त ने 2 दिन में ही शूटिंग बंद कर दी। कारण बताया गया कि गीता का बर्ताव ठीक नहीं है और वो रिहर्सल पर नहीं आती है। किस्सा नंबर 9। 1956 में ही गुरुदत्त के जीवन में वहीदा रहमान की एंट्री होती है। मीडिया में गुरुदत्त और वहीदा रहमान के प्रेम प्रसंग के खूब किस्से छपे थे। फिर तो गीता और गुरु में और भी झगड़ा होने लगा। गीता डिप्रेशन में जाने लगी और शराब का सहारा भी लेने लगी। इस वक्त गीता के नाम के सितारे भी धूमिल होने लगे थे। गीता के ज़्यादातर गाने अब लता मंगेशकर और आशा भोसले को मिलने लगे। फिर गीता बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। गुरुदत्त खूब मिन्नतें किए, लेकिन गीता ने एक न सुनी। किस्सा नंबर 10। 1958 में गुरुदत्त की फिल्म कागज़ के फूल, जिसे उन्होंने बड़े जतन से बनाया था, वो फ्लॉप हो गई। इसके बाद तो मानो उनके हाथों को शराब के गिलास की लत हो गई हो। लगभग 1 महीने तक वो खुद को कमरे में बंद कर लिए। इस समय बॉलीवुड में
टीम गुरुदत्त बहुत फेमस था। इसके मेंबर थे जॉनी वॉकर, वहीदा रहमान, अबरार और भी कई लोग। जो इंसान एक फिल्म खत्म होते दूसरे पर ध्यान देता हो, वो जब 1 महीने तक कमरे से नहीं निकले तो टीम गुरुदत्त के पास पहुंचे और उन्हें आगे काम करने को कहा। तो उन्होंने कहा, अब मैं फिल्म डायरेक्ट नहीं कर पाऊंगा। उनकी टीम ने कहा, आप साथ तो दो, हम कोई दूसरे डायरेक्टर को ले आएंगे। फिर एम सादिक, जो बहुत दिनों से कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं कर रहे थे, उन्हें लाया गया और 7 महीने के अंदर बनाया गया फिल्म चौदहवीं का चांद, जिसके हीरो बने गुरुदत्त। यह फिल्म अपने समय की क्लासिक फिल्म कहलाई। किस्सा नंबर 11। गुरुदत्त बेहद इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान थे। शायद यही कारण है कि आपको उनके इंटरव्यू खोजने पर भी नहीं मिलेंगे। गलती से एक आध मिल जाए तो बड़ी बात होगी। उन्हें कुछ लोग घमंडी भी समझा करते थे। जहाँ एक तरफ उनकी फिल्में सुपर हिट हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ वो अपनी दिल की बात किसी से कह नहीं पाते थे। अंदर ही अंदर घुटन भरे हुए चला करते थे। शायद पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखने की ये जद्दोजहद थी। वो अक्सर कहा करते थे, सब कुछ है पर कुछ भी नहीं है। किस्सा नंबर 12। पाली हिल में देवानंद से भी आलीशान बंगला था, बंगला नंबर 48, और इस बंगले को गुरुदत्त ने बड़े शिद्दत से बनवाया था। इटली से मार्बल, कश्मीर से लकड़ी, मतलब उस वक्त जो भी नायाब हुआ करती वो मंगवाकर अपने सपनों का आलीशान महल बनाया था। और जब अपने इस मेंटल ट्रॉमा से वो गुजरने लगे तो उन्हें अपने घर में नींद ही नहीं आती थी। शराब और कई सारी नींद की गोलियां खाने के बाद भी वो लगातार 3 से 4 दिन तक सो ही नहीं पाते थे। तब जाकर उनके दिमाग में आया कि ये घर ही नहीं बन पाया, यहाँ तो सुकून ही नहीं है। इन्हें गहरी नींद वही 7x7 के मेकअप रूम में आती है। फिर उन्होंने कहा कि घर ना होने की तकलीफ़ से घर होने की तकलीफ़ कहीं ज़्यादा होती है, और फिर मज़दूर बुलवाकर अपने आलीशान महल को ध्वस्त करवा दिया और ख़ुद किराए के फ्लैट में रहने लगे। इनके ज़िंदगी में मेंटल लेवल पे कई परेशानियों के अस्तर थे। इनके पिता की असफलता, भाई का जाना, गीता और बच्चों का जुदा होना, वहीदा रहमान से दूरी, काम में टैक्स से लेकर कर्मचारियों के वेतन की उठापटक ने उनके दिमाग को अस्थिर कर दिया। फिल्म साहब बीवी गुलाम के बाद वहीदा रहमान भी उनसे दूरी बनाने लगी। वो फिल्मों में तो कामयाब थे, लेकिन निजी जीवन में खुद को पिता की तरह ही हारा हुआ इंसान मानने लगे। और फिर एक रात 9 अक्टूबर 1964 की शाम, यानी गुरुदत्त की मौत के ठीक एक दिन पहले, आर्क रॉयल की बैठक फिल्म बहारें फिर भी आएंगी कि नायिका के मरने की कहानी लिखने का काम चल रहा था। अबरार बताते हैं कि जब वो शाम को 7 बजे के आसपास वहाँ पहुँचे तो माहौल बिल्कुल अलग था। गुरुदत्त शराब में डूबे हुए थे। उनके चेहरे पर तनाव और अवसाद साफ झलक रहा था। उन्होंने गुरु के सहायक रतन से पूछा कि बात क्या है। अबरार ने बताया था कि उन दिनों गुरुदत्त और उनकी पत्नी के बीच काफ़ी समय से अनबन चल रही थी। गुरुदत्त अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर परेशान थे। जब भी दोनों की फ़ोन पर बात होती तो उसमें झगड़ा ही होता। हर फ़ोन के बाद गुरुदत्त के चेहरे पर तनाव और गुस्सा दोनों बढ़ जाता था। गीता ने गुरुदत्त को बेटी से मिलने पर रोक लगा दी थी। एक फ़ोन कॉल पर गुरुदत्त ने गीता से कहा था, अगर मैंने बेटी का मुंह नहीं देखा तो तुम मेरा पार्थिव शरीर देखोगे। अपनी किताब में अबरार ने बताया, गुरुदत्त कितना भी नशा कर ले नियंत्रण नहीं खोते थे। उन्होंने एक और पैक पीने की ख्वाहिश जताई और खाना नहीं खाया। रात 1 बजे ये सब बात हो गई। मैंने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सोना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा, पर मेरा लेखन सीन नहीं देखेंगे? अक्सर लेखन खत्म होने के बाद गुरुदत्त मुझसे उसका विवरण लेते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने मना कर दिया और अपने कमरे में चले गए। रात के 3 बजे गुरुदत्त ने अपने नौकर रतन से पूछा, अबरार कहाँ है? रतन ने कहा, मुझे लेखन सौंप के चले गए, बुलाऊं क्या? तो गुरुदत्त कहते हैं, रहने दो, मुझे विस्की दे दो।
रतन ने कहा विस्की नहीं है, लेकिन गुरुदत्त माने नहीं, बोतल उठाए और कमरे में चले गए। अगली सुबह 8:30 बजे जब उनके घर डॉक्टर आते हैं तो उन्हें सोया हुआ समझकर लौट जाते हैं। इस दौरान गीता दत्त उन्हें लगातार फ़ोन करती रहीं। रतन को लगा कि वो देर से सोए थे, इसलिए अब तक सो रहे, लेकिन गीता को कुछ असामान्यता का आभास हो गया था। उन्होंने 11 बजे रतन से कहा कि वो दरवाज़ा तोड़ दे। दरवाज़ा टूटने पर रतन ने देखा कि गुरुदत्त बिस्तर पर लेटे हुए हैं। बिस्तर के बगल में एक छोटी सी शीशी में गुलाब रंग का तरल पदार्थ था। बगल में खुली किताब और ऊपर एक जल रहा बल्ब। इस तरह 39 वर्ष की आयु में गुरुदत्त दुनिया को अलविदा कह गए। उसके बाद उनकी पत्नी को इस चीज़ का इतना सदमा लगा कि उनका शराब का सेवन और भी ज़्यादा हो गया। फिर उनका लीवर फेल हो गया और 1972 में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके 3 बच्चों की परवरिश उनके भाई आत्मा राम ने की। वर्ष 1989 में उनके सबसे छोटे बेटे तरुण ने भी आत्महत्या कर ली और वर्ष 2014 में उनके बड़े बेटे अरुण की अत्यधिक शराब के सेवन से मृत्यु हो गई। वीडियो की लंबाई को ध्यान में रखते हुए इस एपिसोड में गुरुदत्त के जीवन के कुछ लम्हे, उनकी फिल्मी और सुपरस्टारों से तकरार के किस्से से हम वाकिफ नहीं हो पाए हैं। अगर आपका कमेंट आता है तो गुरुदत्त जी पर एक एपिसोड और लाने में हमें बेहद खुशी होगी। मल्लिका तरन्नुम मैडम नूरजहां के वीडियो के अगले एपिसोड की मांग कई दोस्तों ने कमेंट कर की है। बहुत जल्द वो एपिसोड भी आप सबके बीच होगा। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और वीडियो ज़रूर लाइक